ये सबसे बड़े सेकुलर और मुसलमानों के दुश्मन ये बात करते हैं। जिंदगी में कभी आप सेकुलर नहीं हो सकते। मैं डरने वाला अब नहीं। मैं 2 दिनों से देख रहा हूं, बीजेपी की बी टीम बनकर के आप हमें धमकाओगे। हमको जिस दिन जाना होगा मैं चला जाऊंगा। रिजाइन रिजाइन की बात करते हो। कौन डरने वाला है तेरे जैसे लोगों से? आपके हॉस्पिटल में 3 लाख रुपया लिए बगैर लाश नहीं छोड़ता है। आप बात करते हो पप्पू यादव से। अरे हर दिन 3 लाख रुपया छोड़वाते हैं। 102 बहुत हो गया। 2 दिनों से टुच्चे आपके छोटे कुछ टुच्चे लोग रिजाइन मांग रहे। बीसी साहब, मैं आपके पिता को, मेरे साथ वालिद आपके थे, मैं उनको अपना बड़ा पिता और गार्जियन मानता था। मैं आपको ओबीसी साहब कहता हूं। जब आप पर कोई कमेंट किया किसी भी तरह के, तो मैं आपके सपोर्ट में अपनी वाकई अपने संदर्भ मैंने बातें कही। लेकिन जब राजनीति विचारधारा की होगी और कट्टरपंथ और चरमपंथ की दोनों की बात होगी, तो निश्चित रूप से वहां विचारों की बात कोई भी करेगा। मैं शौक है तो उनसे पूछिएगा कि जब महाराष्ट्र में, दिल्ली में मस्जिद जलाए गए थे, मंदिर जलाए गए थे, तो मंदिर को और मस्जिद को दोनों आप जाइए। जो मस्जिद जले थे, मैं हाथ जोड़कर गीता पर और आप भी कुरान पर कसम खाइए कि क्या उस वक्त ओबीसी जिंदा था या नहीं था तो वो क्यों जाकर के मस्जिदों में नहीं जाते? मंदिर मंदिर पप्पू यादव जाने का था, मस्जिद भी। क्या पप्पू यादव ने दोनों जगह 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए जाके मदद नहीं किया? मैं दिखाता हूं। आपने कहा था कि किसी कीमत पर इनके बाप का औकात नहीं, लालू यादव का बेटा कभी भी चुनाव नहीं जिता सकता। अब देखो आपने क्या लिखा है ओबीसी जी, लिख कर रख लो। लालू तेजस्वी से मोदी और बीजेपी नहीं रुकने वाली। वो सिर्फ खरीदना और बेचना जानते हैं, दूसरों के बारे में। ओबीसी राजद और कांग्रेस के झूठ के अपने जूते। आप कभी कांग्रेस को कभी गाली देते हो, कभी राजद को, और पप्पू यादव को गाली देके क्या करोगे? देखो ओबीसी साहब, जैसे आप अल्लाह से डरते हो, वैसे मैं भी अल्लाह और ईश्वर से डरता हूँ। मारेंगे तुम भी लालू का राजनीति का क्या लैला हो। आप सिर्फ 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 आप सेकुलर ताकत को और सेकुलर पार्टी को क्यों हराने आते हो? मैं चैलेंज करके कहता हूं, आप कोई लालू राजनीति नहीं हो। ठीक है, सीमांचल की जनता ने आपको 2-2 बार आपको मदद कर दी, या मदद की कि पीछे से कौन है इसके मैं सब जानता हूं। मैं अभी नहीं बोलूंगा। मैं जानता हूं कि जो जो वोट दिए गए सीमांचल में, मैंने कई बार कहा कि सीमांचल में जब मैं कोई बात कहता हूं, तो जब कुछ लोग हमें कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, मैंने तब भी कहा कि जो लोग तलवार बांटे थे मुसलमानों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ लगातार, अग्रवाल जी, जिनको नोटिस दिया गया बीजेपी की तरफ से, वो अपने बीजेपी में थे और बेटा वीआईपी से चुनाव लड़ रहा था, और कितने जहर उगले थे। मैं उनसे कहना चाहूंगा, जो लोग बड़े बड़े अपने को तिस्मार खां समझते हैं, उस वक्त आप कहाँ होते हैं जब पैसे की बदौलत ये लोग एमएलसी बन जाते हैं? आप याद करिए, जब किशनगंज में कलेक्टर साहब के सामने में मैंने दिलीप जी को कहा था कि मैं तिनवाला पर से फेंक दूंगा यदि कोई हिंदू मुसलमान का दंगा होगा। आप भूले नहीं होंगे। मैंने वह शब्द वो दिन, जबकि कोई नरकंगाल नहीं था, उसके नाम पर पूरा का पूरा किशनगंज जलाने का प्रयास किया गया। हमारे मुसलमान भाइयों ने बहुत सब्र किया और सभी हिंदू और मुसलमानों की एकता का मिसाल दिया। पप्पू यादव जब पहुंचे थे, तो मैंने उस वक्त कहा था बीजेपी के सारे लीडरों को, दंगा हो जाने दो, या तो तुम रहोगे या तो हम रहेंगे। उस वक्त पप्पू यादव मरने के लिए गया था। हैदराबाद के गाली देने वाले लोग नहीं आए थे। बहुत उनको शौक है तो उनसे पूछिएगा कि जब महाराष्ट्र में, दिल्ली में मस्जिद जलाए गए थे, मंदिर जलाए गए थे, तो मंदिर को और मस्जिद को दोनों आप जाइए। जो मस्जिद जले थे, मैं हाथ जोड़कर गीता पर और आप भी कुरान पर कसम खाइए कि क्या उस वक्त ओबीसी जिंदा था या नहीं था तो वो क्यों जाकर के मस्जिदों में नहीं जाते? मंदिर मंदिर पप्पू यादव जाने का था, मस्जिद भी। क्या पप्पू यादव ने दोनों जगह 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए जाके मदद नहीं किया? जब जला दिए गए थे हमारे बच्चों को, उस वक्त ये कहाँ थे? वहां पर ये गए थे। जब याद करिए, जब महाराष्ट्र में घटना घटी थी बहुत बड़ी, और उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना घटी थी, जोगी के द्वारा हमारे नमाज को बंद कर दिए गए थे, तब क्या ये वहां गए थे? क्या वहां पर जोगी के खिलाफ जाकर के इन्होंने दम भरी? क्या लड़ाई लड़ी? बहुत बहादुर समझते हैं ये अपनों को गाली दे करके। पप्पू यादव को गाली दे के क्या करोगे भैया आप? मैं मुसलमान भाइयों से आग्रह करना चाहूंगा कि मैंने जिंदगी में कभी कोई जाति, धर्म, मजहब नहीं की। मैंने कभी किसी आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाया। लेकिन मैं देख रहा हूं लगातार जिस तरीके से आप
जो लोग तलवार उठाए, बंदूक उठाए, जो लोग लगातार गाली देते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, उसे तो आप पैसे लेके वोट दे देते हो। आप उनको माफ कर देते हो जो सेकुलर सरकार नहीं बनने देना चाहती है। आप उसे माफ कर देते हो जो लालू यादव को लालू कहता है। ओबीसी साहब, मैं आपके पिता को, मेरे साथ वालिद आपके थे, मैं उनको अपना बड़ा पिता और गार्जियन मानता था। मैं आपको ओबीसी साहब कहता हूं। जब आप पर कोई कमेंट किया किसी भी तरह के, तो मैं आपके सपोर्ट में अपनी वाक्य, अपने संदर्भ मैंने बातें कही। लेकिन जब राजनीति विचारधारा की होगी और कट्टरपंथ और चरमपंथ की दोनों की बात होगी, तो निश्चित रूप से वहां विचारों की बात कोई भी करेगा। मैं भी एक पार्टी का जिम्मेदार वर्कर होने के नाते, यदि मैंने अमोर में जलील मस्तान जी के बारे में और यह सवाल मैंने कहा कि जो भीड़ थी वो पप्पू यादव, वहां जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपने कितने बार कहा, आपका मैं दिखाता हूं, आपने कहा था कि किसी कीमत पर इनके बाप का औकात नहीं, लालू यादव का बेटा कभी भी चुनाव नहीं जिता सकता। अब देखो आपने क्या लिखा है ओबीसी जी, लिख कर रख लो, लालू तेजस्वी से मोदी और बीजेपी नहीं रुकने वाली, वो सिर्फ खरीदना और बेचना जानते हैं, दूसरों के बारे में। ओबीसी राजद और कांग्रेस के झूठ के अपने जूते। आप कभी कांग्रेस को कभी गाली देते हो, कभी राजद को, और पप्पू यादव को गाली देके क्या करोगे? देखो ओबीसी साहब, जैसे आप अल्लाह से डरते हो, वैसे मैं भी अल्लाह और ईश्वर से डरता हूँ। उसके अलावा दुनिया में भगवान पप्पू यादव राजनीति करे न करे, आप मुसलमानों के यार में पप्पू यादव को न धमकाओ, प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। मैं आपसे हैदराबाद क्या धरती पर कहीं भी संघर्ष और आवाज देने को तैयार हूं। आप जिस तरह की बात करते हो, मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी है जो स्वाभिमान और सम्मान पर ठेस पहुंच जाए। मैं और लोग नहीं हूं, मैं तेजस्वी जी नहीं हूं ओबीसी साहब। और मैं अन्य लोग, देखो आपने क्या लिखा, जो इंसान अपने बड़े भाई जनता का क्या जोड़ेगा, लालू के बेटे को हमने हरा दिया, हम राजनीति का लैला है, लोग पत्थर भी मारेंगे, तुम भी लालू का राजनीति का क्या लैला हो आप? सिर्फ 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 आप सेकुलर ताकत को और सेकुलर पार्टी को क्यों हराने आते हो? मैं चैलेंज करके कहता हूं, आप कोई लालू राजनीति नहीं हो। ठीक है, सीमांचल की जनता ने आपको 2-2 बार आपको मदद कर दी, या मदद की कि पीछे से कौन है इसके मैं सब जानता हूं, मैं अभी नहीं बोलूंगा। मैं फिर कहता हूं आपको, आप हिम्मत है ना? आपको मैं मुझसे सारी सुरक्षा छीन ली, मैं डरने वाला अब नहीं। मैं 2 दिनों से देख रहा हूं, बीजेपी की बी टीम बनकर के आप हमें धमकाओगे। हमको जिस दिन जाना होगा मैं चला जाऊंगा। रिजाइन रिजाइन की बात करते हो? कौन डरने वाला है तेरे जैसे लोगों से? मुझे बात मत बताओ, मैंने कभी आपका सम्मान अपमान नहीं किया है, लेकिन पूरी सीमांचल को बीजेपी की गोद में देने वाले हमें मत समझाओ। हमें बात करते हो, मैं तो लड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट तक। पूरे भारत में हमेशा कभी ममता बनर्जी को गाली देना, कभी अखिलेश को, कभी महाराष्ट्र में, कभी हैदराबाद बंगलोर में जाकर आप बात करते हो बड़ी बड़ी। जिंदगी में कभी आप सेकुलर नहीं हो सकती। आपके हॉस्पिटल में 3 लाख रुपया लिए बगैर लाश नहीं छोड़ता है, आप बात करते हो पप्पू यादव से। अरे हर दिन 3 लाख रुपया छोड़वाते हैं, 102 बहुत हो गया। 2 दिनों से टुच्चे, आपके छोटे कुछ टुच्चे लोग रिजाइन मांग रहे हैं। हमें मत सिखाओ, आप क्या करते हो? हमारी सरकार बनने में बाधक हुए, जाओ लड़ो तलवार उठाने वाले से, जाओ लड़ो उससे जो वोट देते हैं, पैसा लेकर के एमएलसी बनाते हैं बीजेपी वाले को, उसके खिलाफ ये नहीं लड़ेंगे। ये सबसे बड़े सेकुलर और मुसलमानों के दुश्मन ये बात करते हैं। बिहार चुनाव के परिणाम के बाद एक लड़ाई सीमांचल में शुरू हो गई है। ये लड़ाई है पप्पू यादव और ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थकों के बीच। असल में आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार प्रसार के दरमियान पप्पू यादव ने अपने कांग्रेस के प्रत्याशी मस्तान साहब के प्रचार के दरमियान एक टीवी चैनल पर ये कहा कि याद रखिएगा, अगर अमौर में हम नहीं जीते तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे, कह दीजिएगा उनसे। यानी कि अख्तरुल ईमान को वहाँ वो चुनाव हरा देंगे, ऐसी चुनौती दी थी। और ये भी कहा था कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे। इंसान को इतना बड़बोला नहीं होना चाहिए। हालांकि जब चुनाव का परिणाम आया तो ये परिणाम सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए फेवरेबल नहीं रहा। वो तीसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर अख्तरुल ईमान लगभग 38,000 मतों से चुनाव जीत गए। और उस जीत के बाद ये हुआ कि
एआईएमआईएम के समर्थकों ने पप्पू यादव से सवाल पूछना शुरू कर दिया। जैसे ही पप्पू यादव लाइव आते, कोई पोस्ट करते, उनके कमेंट सेक्शन में एआईएमआईएम के समर्थक ये लिखने लग जाते कि साहब रिजिग्नेशन कब दे रहे हैं, इस्तीफा कब देंगे। और यहाँ तक कि खुद अख्तर उल ईमान ने भी एक मीडिया चैनल पर सवाल पूछे जाने पर जवाब दिया कि अब उनसे पूछिएगा कि कब इस्तीफा दे रहे हैं। ये यकीनन कहीं ना कहीं पप्पू यादव की भी एक गलती थी। उन्होंने ऐसा बयान दिया था, उस बयान का रिएक्शन तो होना था, लेकिन अब उस बयान पर लगातार जो है बातें शुरू हो गई है। एक आज के डेट में सुबह सवेरे लगभग पप्पू यादव जो है लाइव आते हैं और अपने दिल की बात, मन की बात करते हैं। उस दरमियान वो थोड़ा भावुक भी नज़र आते हैं। वो बताते हैं कि उनका रिश्ता लोगों के साथ क्या है, सीमांचल के साथ क्या है, सीमांचल के अलग अलग क्षेत्र, चाहे वो अमौर हो, चाहे वो किशनगंज हो, कोचाधामन हो या जो कि हो, उन तमाम क्षेत्रों का जिक्र करके किसी को दिल बताते, किसी को गुर्दा बताते, किसी को कलेजा बताते, किसी को सब कुछ बताते, किसी को अपना बताते, किसी को रिश्ता बताते। ये तमाम चीज़ें उन्होंने किया और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझसे कोई बातें हुई है तो मैं आप तमाम लोगों से भाई माफ़ी मांग लेता हूँ कि आप लोग बार बार एक चीज़ को लेकर के पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने अख्तर उल ईमान को कुछ नहीं कहा। ये बात उन्होंने कही। हालांकि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के सियासी सफ़र पर सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि उन्हें ज़िर सिक्योरिटी क्यों दी गई है, इस पर उन्होंने एक बार फिर चर्चा की। और उसके बाद एक बार फिर आज शाम में जब पप्पू यादव लाइव आए तो वो असदुद्दीन ओवैसी पर फायर हो गए। इतने फायर हो गए कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के अस्पताल पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब, आपके अस्पताल में लाश देने के लिए 3 लाख रुपए मांगे जाते हैं, जबकि मैं हूं जो रोज़ कई अस्पतालों से लोगों के 3 लाख रुपए छुड़वा देता हूं। ये बात कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के कही। इसके अलावा उन्होंने ओवैसी की राजनीति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब, आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? आप समाजवादियों के खिलाफ प्रचार करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। कभी आप हैदराबाद से निकल करके महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं तो कभी उत्तर प्रदेश जाते हैं, वहां अखिलेश को गाली देते हैं, तो कभी बंगाल में जाके ममता बनर्जी को गाली देते हैं। बिहार आकर के आप तेजस्वी के खिलाफ बोलते हैं। ये किस तरह की राजनीति है? हम आपको कभी समाजवादी सेकुलर मिजाज नेता मान ही नहीं सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर अब लगातार बहस शुरू हो चुकी है। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।